हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस टीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं जैव प्रक्रम का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन। इससे पहले हमने भाग 1 पोषण के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। अब श्वसन की अगर हम बात करें तो श्वसन क्या होता है, तो जब हम पोषण प्रक्रम के दौरान जो ग्रहण की गई खाद्य सामग्री है उसका उपयोग कोशिकाओं में करने के लिए उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाओं में भोजन का विखंडन है उसी को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है। और आमतौर पर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के कारण जो ग्लूकोज है उसका विखंडन, इसको हम कहते हैं श्वसन। अब अलग अलग तरीके से ग्लूकोज का विखंडन होता है। आमतौर पर ऑक्सीजन में होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण भी होता है। तो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है या ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है, उस केस में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है उसके बारे में अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है, जैसा कि फॉर्मूला पता है आपको, C6H12O6, ये कोशिका द्रव में ये परिवर्तित हो जाता है पायरुवेट में, और फिर यहाँ कुछ ऊर्जा निकलती है 8 ATP। उसके बाद जब हम श्वसन करना है हमें, तब 3 तरीके का श्वसन होता है। 2 है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब हो, और एक है बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल ही उपस्थित ना हो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव हो, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ना पहुँचे। और तीसरा जब ऑक्सीजन की संपूर्ण उपस्थिति हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन पहुँचे। तो तीनों तरीके में अलग अलग तरीके से श्वसन और होगा, और तीनों में अलग अलग उत्पाद निकलेंगे। अगर हम देखें सबसे पहले, तो अगर ऑक्सीजन की बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं होगी, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और ये होता कहाँ है? ईस्ट में, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। ठीक है। तो ये ईस्ट की कोशिकाओं में होता है और इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, होता है ईस्ट में। और इससे बनता क्या है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब? जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपस्थित ना हो। दूसरा है जब ऑक्सीजन का अभाव हो, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति तो हो लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ना हो। तो ये आमतौर पर जैसे जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत रनिंग वगैरह करो आप, तो उस केस में क्या होता है, उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसको हम कह देते हैं ऑक्सीजन का अभाव है। और ऑक्सीजन के अभाव के कारण जो बनता है वो है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और ये कहाँ बनता है? हमारी पेशी कोशिकाओं में। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है। और इसी के कारण से जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, जो क्रैम्प आ जाते हैं वो इसी के कारण आता है, इसी ऑक्सीजन के अभाव में शोषण के कारण, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। फिर है ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अगर संपूर्ण उपस्थिति है तो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है 30 ATP, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ATP जो है वो ऊर्जा की मुद्रा होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। ऊर्जा की इकाई होती है ATP, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा की मुद्रा होती है। ठीक है, तो ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो 30 ATP ऊर्जा निकलती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले शोषण में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जिस शोषण में होती है उसको हम कहते हैं वायवीय शोषण, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले को कहते हैं हम अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण का अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो जाता है, पूरी तरह से उसका उपचयन हो जाता है, और उपचयन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलती है। और अपूर्ण उपचयन होने के बाद उससे इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये सिर्फ कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव में तो ग्लूकोज से पायरुवेट या पायरुविक एसिड, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी शोषण होता है, और अवायवीय शोषण सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, टोटल 38 ATP। अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP। वायवीय शोषण होता है मानव में, अवायवीय जो पूर्णतः अवायवीय शोषण होता है वो ईस्ट में होता है, और ऑक्सीजन का अभाव होता है मानव के पेशी कोशिकाओं में। तो ये तो श्वसन का अंतर हो गया।
अब अगर हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो मानव श्वसन तंत्र में जो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, उसके अंदर जो हम सांस लेते हैं जो वायु है, अगर हम बात करें जो हवा से आ रही है, उसमें कुछ गैसेस होती हैं जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्यतः ये गैसेस होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 78%, ठीक है। ऑक्सीजन होता है उसके अंदर 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है लगभग आपका 0.04%। अब हम सब ने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही क्यों कर पाते हैं, बाकी का क्यों नहीं कर पाते और कैसे करते हैं? क्योंकि लेते तो आप सांस हो, तो जब भी हम सांस लेते हैं हवा को अंदर लेते हैं तो ये किसके द्वारा लेते हैं? नासा द्वार के द्वारा। नासा द्वार के द्वारा ये ग्रसनी से होते हुए जाता है कंठ में। अच्छा, ये ध्यान रखना, कंठ में ही जो मुख गुहिका है, अगर आप सांस जो है नाक के अलावा आप मुख से भी ले सकते हो, तो ये भी सांस को कहाँ पहुँचाती है? कंठ में। फिर कंठ से होते हुए आपका श्वास नली, ठीक है, ये पहुंचता है श्वास नली में, श्वास नली से पहुंचता है श्वसनी, श्वसनी के बाद, और ये जो है ये श्वसनी श्वसनिका ये फेफड़ों के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। श्वसनी से श्वसनिका, जैसे इस तरह से अगर हार्ट आता है, अभी हम देखेंगे डायग्राम, तो ये हो गया आपका श्वसनी। फिर ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के ऊपर जो है होते हैं फुफ्फुस और कुपिका कोश। कुपिका कोश के बाद होता है आपका कुपिका कोश, जो इसके ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं कुपिका कोश। और उसके साथ जुड़ी होती है रुधिर वाहिकाएँ, जो कि इस ऑक्सीजन जो गैस आ रही है उस रुधिर वाहिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ वो गैस जाके जुड़ जाता है और वो शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहाँ श्वसन होता है। श्वसन होने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ऊर्जा निर्माण होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा इन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा कहाँ पहुँचती है? कुपिका कोश में, फिर फेफड़ों से होते हुए श्वसनी, श्वसनी से आपका पहुँचता है ये श्वास नली, कंठ होते हुए नासा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये इधर एंटर कर रहा था। अब ये जो बाहर निकलता है उसके अंदर अगर देखें तो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर 78%, तो नाइट्रोजन में तो कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीजन अब जो हम बाहर निकालने हैं हवा, उसके अंदर होता है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हो जाता है 4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये हमने देख लिया। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे जो मानव श्वसन तंत्र है, तो जैसा मैंने कहा नासा द्वार के द्वारा आपकी जो सांस है वो आती है, नासा गुहा, फिर ग्रसनी। अच्छा, यहाँ पर जो ये इसे हम कहते हैं उपास्थि रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये हमारे श्वास नली में मौजूद होता है ताकि जब सांस बाहर छोड़े तो ये कोलैप्स ना कर जाए, ये बिल्कुल सिकुड़ ना जाए, उससे बचाता है ये उपास्थि बहुत बार पूछ लिया जाता है। और कंठ से ही हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है यहाँ पर। फिर श्वास नली जो है ये लाता है कहाँ पर? तो ये आपका आता है श्वसनिका, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसको कहते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के ऊपर गुब्बारे नुमा आकृति होती है जिसे हम कहते हैं कुपिका, और कुपिकाओं से लगी होती है बहुत सारे रक्त वाहिकाएँ। और ये पूरा जो है तीनों श्वसनी, कुपिका और श्वसनिका, ये तीनों को मिला के हम कहते हैं फुफ्फुस, यानी हमारे फेफड़े। ये था हमारा श्वसन तंत्र। अब अगर हम देखें मानव श्वसन क्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अगर हम देखें जब हम सांस लेते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक जब हम सांस अंदर लेते हैं और एक जब सांस बाहर छोड़ते हैं। तो सांस को अंदर लेने को कहा जाता है अंतः श्वसन, और जब बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं उच्छ्वसन। दोनों में कुछ कुछ अंतर होता है, वो हम देख लेते हैं। तो अंतः श्वसन के दौरान जो हमारा वक्षीय गुहा है, मतलब जो थ्रोइक कैविटी है जहाँ पे सांस भरती है, वो फूल जाती है, फैल जाती है और उच्छ्वसन में दोबारा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। फिर अंतः श्वसन में जो पसलियों की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उच्छ्वसन में ये शांत हो जाती हैं। फिर वक्ष जो है ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष मतलब जो आपका सीना है वो बाहर की ओर गति करता है जब आप अंतः श्वसन करते हो, सांस लेते हो, और जब बाहर छोड़ते हो तो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। जो अंतः श्वसन में वायु का दाब गुहा के अंदर कम होता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। और उच्छ्वसन क्यों होता है? जब वायु का दाब उसके अंदर भर जाता है तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलने की न शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये दो, अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर लेना, उच्छ्वसन बाहर निकालना।
तो अंतःश्वसन अभी हमने कर दिया, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना, अंतःश्वसन, उच्छ्वसन, फेफड़ों से वायु और गैसों को बाहर निकालना। फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है, स्थलीय जीव जो है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। अभी हमने पढ़ा कितना होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन, 21%। और जो जीव जल में रहते हैं वो लगभग विलेय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जो कि पानी के अंदर लगभग 1% होता है। तो इस कारण से अगर हम देखें, श्वसन जो है जलीय जीव में रहने वाले के लिए श्वसन दर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है पानी के अंदर, और वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत अधिक है, इसलिए स्थलीय जीव की श्वसन दर जो है वो कम होती है किसके मुकाबले, जलीय जीव के मुकाबले। और एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि जो स्थलीय जीव है उसमें आसानी से सभी भाग तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है हमारे रक्त के अंदर, तो इसलिए चाहे स्थलीय जीव कितना भी बड़ा हो उसमें आसानी से ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाता है उसके शरीर के अलग अलग भाग तक। अब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो कैसे होता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कुपिका, रक्त और उत्तक के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकृत ब्लड। तो जो वायु से समृद्ध ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु जिसमें 21% ऑक्सीजन है, वो कुपिका से होते हुए जाती है रक्त वाहिका में, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी, मतलब जो हमारा रक्त है उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, उसके साथ मिलकर HbO2 बनाती है। ये HbO2 जाता है धमनियों द्वारा, ऑक्सीजन उत्तकों में पहुंचाती है। अच्छा, ये जो HbO2 है ये धमनी में कैसे पहुंचता है? तो इसके बीच में है हृदय का रोल होता है, ठीक है। ये जो है रक्त वाहिकाएँ उसको पहले पहुंचाती हैं हृदय तक, फिर हृदय से धमनियों तक पहुंचाया जाता है, और फिर धमनियों से उत्तकों तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है जिसको हम श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही आम सही भाषा में श्वसन कहलाता है। फिर यहाँ ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है उत्तक में, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तक में बना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त वाहिकाओं से होते हुए, अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आसानी से घुल जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, इसलिए ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल जाती है, इसलिए उसके लिए कोई भी हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा पानी में भी आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित हो जाती है, घुल जाती है, फिर वो रक्त वाहिकाओं द्वारा कुपिका में विसरण करती है, दोबारा कुपिका में चली जाती है, कुपिका से कुपिका कोश में, और फिर नासा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होता है? सिर्फ 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके अंदर 4%। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है सिर्फ 0.04%। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो श्वसन का पूरा इम्पोर्टेंट हमने कर लिया है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी रह गई है कि जो श्वसन है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकालते हैं, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो जो हम क्या कर सकते हैं, एक चूने के पानी वाला जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर चूने के पानी वाला एक परख नली, उसके साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है, और वो क्या बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ये अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड का पता कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हम जलती हुई माचिस लेके जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगी? गैस को बुझा देगी। तो ये एक अग्निशामक गैस की तरह कार्य करती है, अग्नि को बुझाने वाला कार्य करती है। तो 2 तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से श्वसन की पूरी प्रक्रिया हमने कर ली। पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में हम संवहन, यानी अभी हमने पढ़ा कि जो कोशिकाओं तक कुपिका से रक्त वाहिकाओं में चला जाता है, अब रक्त वाहिकाओं से हृदय का क्या रोल होता है अलग अलग जगह पहुंचाने का, वो हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इससे अपने नोट्स अच्छे से बना लो आप, ताकि आप इजीली इसको रिवाइज़ कर सको। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।